हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल BHU स्टडी कैपिटल। आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहला टॉपिक है बोर्स थ्योरी। तो बोर्स थ्योरी पढ़ने से पहले हम लोग बोर का मॉडल पढ़ लेते हैं। बोर थ्योरी जो अप्लीकेबल होता है वो सिर्फ Z=1 के लिए अप्लीकेबल होता है। Z=1 या फिर जो सिंगल इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ के लिए ही अप्लीकेबल होता है। तो बोर मॉडल का सबसे पहला पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाता है। जिस पाथ पे वो चक्कर लगाता है उसे सेल्स कहते हैं। ये 4 गोल पाथ है वो सेल्स कहलाते हैं। ये बोर मॉडल के हिसाब से है। और ये जो दूसरा पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर चक्कर लगा रहे हैं तो इन लोगों के पास एक्सेलरेशन होगा। कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब हमें मैक्सवेल्स इक्वेशन से पता चलता है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। पर बोर ने ऐसा एजम्पशन माना कि इन्हें बोल दिया कि ये स्टेशनरी स्टेट्स हैं। इसका मतलब क्या होता है स्टेशनरी स्टेट्स का? कि अगर इलेक्ट्रॉन इस पाथ के स्पेसिफिक पाथ के अराउंड अगर चक्कर लगाएंगे तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, तो इन्हें स्टेशनरी स्टेट्स बोला जाता है। तो पहला जो सेल होता है उसे n=1 से जो डिनोट किया जाता है, दूसरा n=2, n=3, तीसरा ऐसे ही चारों तरफ चले जाता और बढ़ते जाता है इन्फिनिटी तक। तो जितना सेल होगा उसको नंबर दे दिया जाएगा। अगला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कुछ फिक्स्ड डिस्टेंस पे वो इस न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाता है। तो अब अभी हम लोग उसका कैलकुलेशन देखेंगे कि कितने रेडियस के अलॉन्ग चक्कर लगाता है। ये सारे सेल्स का रेडियस हमें निकालना आना चाहिए। और ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए नहीं, हम लोग को हाइड्रोजन लाइक एटम्स जितने भी हैं जिसका सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ कौन कौन से हैं? जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कौन कौन से। पहले तो हाइड्रोजन हो गया, 1H हाइड्रोजन हो गया। फिर दूसरा हो गया हीलियम प्लस। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक चला जाएगा तो हीलियम प्लस बन जाएगा। फिर लिथियम 2+। ऐसे ही कई सारे जितने भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ हैं उनमें ये सारी थ्योरी हम लोग लगाएंगे। और उसका रेडियस का, वेलोसिटी का, एनर्जी का, सारे का फॉर्मूला हम लोग याद करना पड़ेगा। ये अगला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी टू मूव टू हायर ऑर्बिट्स और लूज एनर्जी टू ड्रॉप टू लोअर ऑर्बिट्स एमिटिंग फोटॉन्स। तो इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए n=1 में चक्कर लगा रहा है, अब उसे n=2 में जाना है तो वो कुछ एनर्जी गेन करेगा, मतलब कहीं से एब्जॉर्ब करेगा। मान लीजिए कैसे भी एब्जॉर्ब कर सकता है, हीटिंग से, फोटॉन्स से, इलेक्ट्रिसिटी से, कैसे भी अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके सेकंड में चला जाएगा। और हाँ, अगर सेकंड में जाने के लिए उसकी एनर्जी कुछ फिक्स्ड होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए कि फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए हमें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं उसे अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोवाइड करूँगा तो ये 1 से 2 में नहीं जाएगा। या 11 से कम मैं मान लीजिए 10.1 भी करता हूँ तो भी नहीं जाएगा, या 9.9 करता हूँ तो भी नहीं जाएगा। लेकिन मुझे अगर मैं एग्जैक्ट 10 करता हूँ तो भी जा पाएगा। तो ये कंडीशन होती है, बोर के हिसाब से ये कंडीशन दिया है बोर ने। और हाँ, जब ये एक्साइटेड स्टेट मतलब कि n=1 से n=2 या n=3 जिसमें भी चला गया तो वहाँ से फिर नीचे आएगा। वो कुछ सेकंड के लिए ही जाता है एक्साइटेड स्टेट में। मान ली वो 10⁻⁸ सेकंड का होता है कुछ टाइम, तो उतने ही टाइम के लिए एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर नीचे चला आएगा। जैसे यहाँ पे चला आ रहा है नीचे, और नीचे आएगा तो वो एनर्जी लिया था कुछ, फिर नीचे आ गया तो एनर्जी घट गई, तो वो एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं हो पा रहा है ना। तो यहाँ पर एक अपने से फोटोन एमिट कर देगा, फोटोन। तो हमें जो लाइट दिखती है ये इसीलिए दिखती है क्योंकि ये फोटोन एमिट करता है। और तो किसी भी सब्सटेंस को हम लोग हीट करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लोअर लेवल से हायर लेवल में जाता होगा, फिर हायर लेवल से लोअर लेवल में आता होगा तो एक फोटोन एमिट करता होगा। तो हमें सब जो भी कलर्स विजिबल होते हैं तो इसी वजह से होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बोर्स के इक्वेशन में 2 चीज़ें हम लोग और देखेंगे। 2 इक्वेशंस जो बोर थ्योरी में यूज़ होते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं इक्वेशंस यूज्ड इन बोर्स थ्योरी। तो मान लीजिए कि एक न्यूक्लियस है, उसमें चार्ज कितना होगा
तो उसका जितना एटॉमिक नंबर होगा इंटू ई तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। और एक इलेक्ट्रॉन होगा, मान लीजिए सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और वो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हम लोग पे दोनों पे चार्ज पता चल गया। अब ये v वेलोसिटी से इस सर्कल के अराउंड चक्कर लगा रहा है, और ये दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, तो हम लोग कूलम्स लॉ लगाते हैं। तो कूलम्स लॉ लगाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, तो Q1 Q2, तो Q1 कितना है ZE, और दूसरा क्या है E, तो E स्क्वायर हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया, इज इक्वल टू ये जो अंदर की तरफ ये फोर्स लग रहा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो सिंस ये सर्कल में मोशन कर रहा है तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, तो ये mv²/r के बराबर होगा। तो ये हमारा पहला इक्वेशन है जो बोर थ्योरी में यूज़ होगा। और दूसरा होगा, तो ये बोर का एजम्पशन था कि mvr जो एंगुलर मोमेंटम होगा इस इलेक्ट्रॉन का वो होगा NH/2π, ये फिक्स्ड होगा। तो अभी हम लोग आगे जो डेरिवेशंस करेंगे, रेडियस का फॉर्मूला निकालेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, ये सिर्फ इन्हीं दो इक्वेशंस के यूज़ से निकालेंगे। तो हम लोग वो देखते हैं कि क्या क्या होगा। तो हम लोग को दोनों सॉल्व करने पे हम लोग को फॉलोइंग रिजल्ट्स मिलेंगे। हम लोग देखते हैं कौन कौन सा रिजल्ट है। तो पहला कि रेडियस का, तो रेडियस हमारा किसी भी ऑर्बिट का कितना होगा, तो वो हमारा फिक्स्ड होता है। वो कितना होता है 0.529 इंटू n²/z। n क्या है, सेल का नंबर है, और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम। तो ये ध्यान रखिएगा 0.529 इंटू n²/z। किसी भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ का रेडियस बताना तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी होता है 2.2 इंटू 10⁻⁶ z इंटू z/n, और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं एनर्जी का फॉर्मूला। तो टोटल एनर्जी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, टोटल एनर्जी कितना होता है, तो वो होता है -13.6 इंटू z²/n², और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और अब हम लोग देख लेते हैं कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या होता है। तो हम लोग का जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी के से वो मॉड ऑफ टोटल एनर्जी होगा। टोटल एनर्जी हम लोग को नेगेटिव होगा क्योंकि z² भी पॉजिटिव होगा, n² भी पॉजिटिव होगा, और ये -13.6 तो नेगेटिव हो गया। तो ये मॉड ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर होता है। और पोटेंशियल एनर्जी होता है वो 2 टाइम्स टोटल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब चौथा फार्मूला जो होता है वो एनर्जी ऑफ फोटॉन का बताता हूँ। तो फोटॉन के पास कुछ फ्रीक्वेंसी होती है न्यू, तो उसी फ्रीक्वेंसी से वो प्लैंक्स लॉ के हिसाब से उसमें एनर्जी कितनी होती है, E = h न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से जा रहा हो। तो न्यू की जगह हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा hc/λ। लैम्डा क्या होगा, उस फोटोन का वेवलेंथ। तो ये फॉर्मूला भी होता है। तो ये दोनों फार्मूला हम लोग को यूज़ करेंगे। यहाँ पे h की वैल्यू क्या होती है, h = 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो जब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो h की वैल्यू ये रहेंगे। अभी हम लोग जब hc/λ यूज़ करेंगे तब क्या लेंगे, फॉर hc/λ। तो इसके लिए हमारा hc का वैल्यू जो हो जाता है वो हो जाता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ये hc का वैल्यू हो जाता है, या तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। अगर एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहें तो इतना हो जाता है hc का वैल्यू। और लैम्डा क्या होगा, लैम्डा का यूनिट नैनोमीटर होगा या एंगस्ट्रॉम होगा।
अगर नैनोमीटर होगा तो ये वाला hc का वैल्यू यूज़ करेंगे, और लैम्डा का वैल्यू अगर एंगस्ट्रॉम में होगा तो ये वाला hc का वैल्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारा एनर्जी निकालने के लिए ये यूज़ हो जाएगा। तो E इज़ इक्वल टू hc बाई लैम्डा या फिर 240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइड बाई लैम्डा, जो कि नैनोमीटर में होगा। तो नैनोमीटर कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारा एनर्जी मिल जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि हम लोग एक हाइड्रोजन गैस का सैंपल लेते हैं। मान लीजिए एक ट्यूब में हाइड्रोजन गैस का सैंपल ले लिए, फिर हम लोग उसको हीट करेंगे। हीट करेंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये क्या होंगे कि इसमें से फोटॉन्स निकलेंगे, जैसा कि मैंने ऊपर आपको दिखाया था कि बोर्स का लास्ट पॉइंट था, फोटॉन्स निकलेंगे। तो फोटॉन्स को हम लोग, इसमें से एक्चुअली लाइट निकलेगा, तो लाइट को हम लोग प्रिज्म में एक डाल देंगे। तो प्रिज्म में डालने के बाद इसमें डायफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो इसमें से कुछ 2 3 4 कुछ लाइन्स ऑब्टेन होगी। उसे हम लोग एक पेपर पे, एक फिल्म होता है एक्सरे फिल्म जैसा, उस पर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो उसमें ऐसे कुछ आएंगे पैटर्न्स, ऐसे पैटर्न आ जाएंगे बहुत सारे। तो इसे कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा है, कुछ अलग मेटल का या कुछ अलग जो भी एलिमेंट का स्पेक्ट्रा होता है तो उसका स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो ये डीएनए जैसा होता है, मतलब कि यूनिक, सारे एलिमेंट्स का यूनिक स्ट्रक्चर होता है। ये हमें जो इस फोटोग्राफिक प्लेट पे मिलता है ये यूनिक होता है, तो सारे एलिमेंट्स का यूनिक होता है। तो इससे हम लोग एलिमेंट्स पहचानने में मदद होती है। तो इसका हम लोग एनर्जी डायग्राम बनाएंगे कि अगर हम लोग का कि क्यों एनर्जी डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि जो है ये हीटेड है, ये इसमें कई सारे फोटॉन होंगे। तो फोटॉन जो है ये फोटॉन जो है यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन नीचे आया होगा तब भी फोटॉन निकला होगा, यहाँ से यहाँ नीचे आया होगा तब भी फोटॉन निकला होगा। तो जब फोटॉन निकले होंगे तो अलग अलग फोटॉन्स के लिए अलग अलग ये यहाँ पर ये बन रहे हैं सब फोटोग्राफिक प्लेट पे, ये जो काले काले जो स्पेक्ट्रम बन रहे हैं वो। तो ये सारे एब्जॉर्प्शन के लिए हम लोग अलग अलग इस ऑर्बिट से नीचे आया होगा तो भी कुछ फोटॉन निकले होंगे। तो ये सारे के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, और वो डायग्राम होगा एनर्जी डिफरेंस का, कि 2 लेवल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना होगा। तो ये कुछ ऐसा होता है। तो हमारा जो लेवल्स के लिए जो एनर्जी लेवल होता है, एनर्जी का हम लोग फार्मूला जो लगाए थे इज इक्वल टू -13.6 Z²/n²। तो वहाँ यहाँ पर अप्लाई करेंगे, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, और Z ये हाइड्रोजन के लिए है तो Z वहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इसका एनर्जी आएगा E1 कहते हैं इसे, इसका एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ऐसे ही ये दूसरे के लिए n इज इक्वल टू 2 के लिए E2 आएगा, वो आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तीसरे के लिए आएगा वो E3 हो जाएगा, वो होगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही सब के लिए हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में आया होगा, तो उसमें एनर्जी डिफरेंस कितना हुआ होगा। मतलब ये n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में आया होगा तो कुछ फोटोन रिलीज़ हुआ होगा, तो उस फोटोन का एनर्जी क्या होगा, इन दोनों लेवल्स के बीच का डिफरेंस। तो हम लोग लिखेंगे E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू। तो ये होगा इस फोटोन का फ्रीक्वेंसी या फिर hc/λ, जो फार्मूला हमें यूज़ करना हो वो ले सकते हैं। तो हमें अगर फोटोन का वेवलेंथ निकालना होगा तो hc/λ लेंगे, और उसका फ्रीक्वेंसी निकालना होगा तो h न्यू ले लेंगे। तो E2 माइनस E1 कितना हो जाएगा, तो E2 -3.4 है और E1 है 13.6। तो इनका डिफरेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे ही अलग अलग लेवल्स के लिए एनर्जी अलग अलग होती है। ठीक है, तो
कुछ रीज़न सजेस्ट हुए हैं कि हमें कितना, अगर हमारा फाइनल जो स्टेट है वो क्या होगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे 1/λ के लिए, तो एक और फॉर्मूला निकलता है। तो 1/λ इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट होता है r, ठीक है, ये hc और इसका वैल्यू मिला के सारा होता है, और होता है 1/n फाइनल, जो फाइनल स्टेट में आया, माइनस 1/n इनिशियल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें मेमोराइज करना है। ये r क्या है? r है जो वो है रेडबर्ग कांस्टेंट, r है रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 10⁻7 मीटर होती है। तो हमें किसी भी फाइनल 2 से 1 में आ रहा है तो उसका वेवलेंथ कितना होगा, वो इस फॉर्मूले से हम लोग डायरेक्टली निकाल लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ फिक्स्ड रीज़न होते हैं कि फाइनल अगर और इनिशियल अगर फिक्स्ड है तो कैसे होगा। तो अगर हमारा फाइनल पोजीशन फिक्स्ड है, मतलब कि 2 से 1 में आएगा, 3 से 1 में आएगा, 4 से 1 में आएगा, या 5 से 1 में, 6 से 1 में, कहीं से भी अगर 1 में आएगा डायरेक्टली, तो उसे क्या कहते हैं? उसे लाइमन सीरीज़ कहते हैं। ठीक है, अगर फाइनल पोजीशन n इज इक्वल टू 2 है, कहीं से भी, ये देख रहे हैं 3 से 2 में गया, 4 से 2 में गया, 5 से 2 में गया, तो उसे बामर सीरीज़ कहते हैं। और लाइमन सीरीज़ का ये डायग्राम आप लोग से नोट कर लीजिएगा। डायग्राम में ये बामर सीरीज़ में अगर हम लोग यहाँ पे लैम्डा निकालेंगे ना, तो हम लोग सारे का कैलकुलेशन करेंगे 2 से 1, तो यहाँ पे इनिशियल क्या है? 2 है, फाइनल क्या है? 1 है, तो यहाँ से ये लैम्डा निकलेगा कुछ, लैम्डा कैलकुलेशन 2 और 1 और 2 यहाँ पे रखेंगे, तो हमारा r की वैल्यू पता है, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे निकल के आ जाएगी। तो 3 से 1 ये भी रखेंगे, इसमें ये 1 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे, तो ऐसे आ जाएगा। 4 से 1 यहाँ पे सारी वैल्यू रखेंगे, तो हमारा लैम्डा का कुछ फिक्स्ड रीज़न आएगा, मतलब लैम्डा जो लेंथ होगी वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में ही लाई करेगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि लाइमन सीरीज़ किस रीजन में लाई करता है, तो वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करता है। वो वैसे ही सारा कैलकुलेशन उस फॉर्मूले पर रख के करेंगे, तो ये दूसरा आ जाएगा बामर सीरीज़, वो विजिबल रीजन में लाई करता है। ठीक है, और ये पास्चन सीरीज़ जो होता है, यानी इसका फाइनल 3 है, n इक्वल टू 3 पे आकर रुकते हैं, जितने भी ट्रांजिशन n इक्वल टू 3 पर होंगे तो उससे पास्चन सीरीज़। ये नियर इंफ्रारेड रीजन में होता है, और ब्रैकेट अगला सीरीज़ को ब्रैकेट सीरीज़ कहते हैं, ये फार इंफ्रारेड रीजन में होता है, और ये पी फंड सीरीज़ है अगला। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन यही दोनों हैं। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग रीजन में देते हैं, ये अल्ट्रा वायलेट, ये विजिबल, ये बाकी दोनों तो सेम ही रीजन में लगभग हैं, तो इन पे क्वेश्चंस नहीं बनते, मेन इस पे और इस पे। तो लाइमन सीरीज़ अल्ट्रा वायलेट और बामन सीरीज़ विजिबल रीजन, और पास्चन भी याद कर लीजिएगा नियर इंफ्रारेड। तो अब हमारा अगला टॉपिक है मैटर वेव्स। इसे हम लोग एक स्पेशल नेम भी है इसका, डी ब्रॉगली वेव। इसे डी ब्रॉगली, असल में इसे डी ब्रॉय वेवलेंथ वेव भी कहते हैं। और जो हमारा इन्होंने एक फार्मूला दिया था वेवलेंथ निकालने का। वेवलेंथ किसका? सारी चीज़ों का। अगर मैटर का वेवलेंथ निकालना हो, अगर हम लोग कोई बॉल देख रहे हैं, वो बॉल अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो तो हमें दिखता है कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, लेकिन अगर उस बॉल को काफ़ी हम लोग क्वांटम स्टेट पे देखें, मतलब बहुत छोटे स्टेट में, तो वहाँ पर दिखेगा कि ये बॉल ऐसे 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 जा रहा हो। लेकिन ये जो वेवलेंथ है इसका, ये इतना कम है, इतना छोटा है कि हमारे नेकेड आई से दिखने नहीं पाएगा, तो हमें लगेगा कि ये सीधा पोजीशन में जा रहा है। तो सारे पार्टिकल्स जो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं या किसी लाइन में मोशन कर रहे हैं, वो एक्चुअली वेव मोशन कर रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन मोशन भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, और वेव मोशन भी कर रहे हैं। तो सब पार्टिकल्स से एक वेव एसोसिएटेड होगी, उसे मैटर वेव कहते हैं। फोटॉन्स से भी वेव एसोसिएटेड होगी, इसलिए फोटॉन्स को हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, सारे पार्टिकल्स का वेव
लेंथ निकालने के लिए, जितने पार्टिकल से वेव एसोसिएटेड होगी उनका वेवलेंथ निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, वो डी ब्रॉय ने दिया था या डी ब्रॉगली, आपने जो अच्छा समझ कहने में लगे। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻⁻34। और पी क्या है? पी जो है मोमेंटम है। किसका मोमेंटम है? जिसका हम लोग निकालना चाह रहे हैं, मोमेंटम ऑफ बॉडी, जिसका हम लोग वेवलेंथ निकालना चाह रहे हैं कि उसका वेवलेंथ कितना होगा। तो ये फॉर्मूला दिया था डी ब्रॉय ने। तो मोमेंटम निकालने में 2 ट्रिक्स लगेंगी हमारे पास। तो मोमेंटम तो 2 पार्टिकल्स का होगा, तो हम लोग वो देखते हैं। मोमेंटम पी निकालना होगा तो हमें 2 केसेस पढ़ने होंगे। पहला फॉर मासलेस बॉडी, जिसका मास है ही नहीं, और फॉर बॉडी विथ मास, जिसके पास मास हो उसके लिए। तो सबसे पहले हम लोग बॉडी विथ मास के लिए पढ़ेंगे, फिर मासलेस बॉडी। मासलेस बॉडी आपको पता है फोटोन होता है। फोटोन का रेस्ट मास जो होता है वो 0 होता है। तो इसके लिए हम लोग अलग से पढ़ेंगे। पहले फॉर बॉडी विथ मास, उसके लिए मोमेंटम कैसे निकालते हैं। तो कोई बॉडी अगर उसके पास मास है तो मोमेंटम निकालने के लिए हम लोग P इज इक्वल टू क्या निकालते हैं? M इंटू वी, उसका मास टाइम्स वेलोसिटी। ठीक है। अगर ये भी नहीं पता रहे, मान लीजिए उसका काइनेटिक एनर्जी दिया रहे, तो हम लोग का एक रिलेशन पता है, वो होता है P इज इक्वल टू √2km। K क्या है यहाँ पे? K है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। और मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है, उसका अगर हम लोग को निकालना है तो, और चार्ज पार्टिकल किसी पोटेंशियल में रखा हुआ है, तो कैसे निकालेंगे? तो उसका निकालेंगे हम लोग H डिवाइडेड बाई, और सॉरी H नहीं, √2Q इंटू वी। ये Q इंटू वी क्या हो जाएगा? उसका एनर्जी हो जाएगा, इंटू M हो जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी की जगह ये चार्ज पार्टिकल की एनर्जी QV रख देंगे। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन को अगर पोटेंशियल, मान लीजिए किसी पोटेंशियल में रखा गया, तो उसका एनर्जी क्या हो जाएगा? Q उसका इंटू चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेशल केस होता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि हम लोग का इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है, तो फॉर इलेक्ट्रॉन P इज इक्वल टू P नहीं, उसके लिए हम लोग डायरेक्ट वेवलेंथ के फॉर्मूले में इसमें पुट करते हैं। ये जो फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू H/P में। तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा P अपॉन, कोई इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग कोई ऐसे बॉक्स में रख दिए और उसको V पोटेंशियल से जोड़ दिए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये भागेगा इधर, अट्रैक्ट होगा, तो ऐसे जाएगा, तो उसका लैम्डा क्या हो जाएगा? H/P। ठीक है। तो P क्या हो जाएगा? P इस फॉर्मूले से यहाँ से निकाल रख लेते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा H/√2QVm। ठीक है। अब हम लोग H की वैल्यू रख देते हैं, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। M की वैल्यू भी पता है इसकी, और 2 का वैल्यू भी पता है, बस हम लोग को पोटेंशियल नहीं पता है, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो उसमें आता है लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई V, और ये वोल्ट में होना चाहिए। ठीक है। तो ये डायरेक्ट, कभी कभी इलेक्ट्रॉन का पूछेगा तो आप लोग ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और जो वेवलेंथ का यूनिट आता है, वो है एंगस्ट्रॉम में आता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। अब हम लोग देखते हैं फॉर मासलेस बॉडी। तो फॉर मासलेस बॉडी क्या लिखता हूँ मैं? लिख देता हूँ फॉर फोटॉन्स। तो हम लोग कोर्स में बस एक ही मासलेस बॉडी है, फोटॉन्स। तो फोटॉन्स के लिए कैसे निकालेंगे? तो फोटॉन्स का तो मास है ही नहीं, तो मोमेंटम उसका निकाल ही नहीं सकते। P इज इक्वल टू mv, तो ये तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उसका मोमेंटम तो 0 आ जाएगा। लेकिन हमें पता है कि उसके साथ भी एक वेवलेंथ एसोसिएटेड है,
तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। तो वेवलेंथ एसोसिएटेड है, तो अगर पी जीरो हो गया तो ये जीरो से डिवाइड तो हो नहीं सकता, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो फोटोन का वेवलेंथ तो फिक्स्ड होता है, इन्फिनिटी होता नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि उसका जो मोमेंटम है वो कैसे निकालते हैं। तो उसका वेव मोमेंटम जो है वो निकालने के लिए हम लोग P इज़ इक्वल टू ई, जो उसके साथ एनर्जी एसोसिएटेड है उसको हम लोग स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाता है मोमेंटम ऑफ फोटोन। ठीक है, अब हमें पता है कि एनर्जी एसोसिएटेड विद फोटोन कितना होती है, जो प्लैंक्स लॉ के हिसाब से एच न्यू, इतनी एनर्जी उसके साथ एसोसिएटेड होती है। और या इसका और एक और होता है एच सी बाई लैम्डा, न्यू की जगह सी बाई लैम्डा हम लोग रख सकते हैं। तो ये इक्वेशन को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि P इज़ इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा इंटू सी। तो C से C कैंसिल आउट हो गया, तो P इज़ इक्वल टू एच बाई लैम्डा। तो ये भी एक इक्वेशन है। तो मोमेंटम निकालने का हमारे पास दो फॉर्मूला हो गया, ये और एक ये। एनर्जी अगर दिया होगा तो एनर्जी से निकाल लेंगे, नहीं तो सिर्फ वेवलेंथ दिया हो तो वेवलेंथ से भी हम लोग मोमेंटम उसका निकाल लेंगे। और फिर ये तो फिर वही फार्मूला हो गया, तो हम ये तो डी ब्रॉय फार्मूला ही हो गया। तो ये डेरिवेशन भी उल्टा उसका डेरिवेशन भी हो सकता है। और मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि फोटॉन्स का जो मास होता है वो उनका रेस्ट मास जो होता है वो क्या होता है, वो तो जीरो होता है। तो हम लोग मासलेस बोल रहे थे, लेकिन अगर फोटोन मूव कर रहा है तो उसका डायनेमिक मास भी होता है, मतलब उसमें मास आता है। तो वो कितना होता है, वो हो जाता है m इज इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर। जैसे कि आप लोग को आइंस्टीन का इक्वेशन पर पता होगा, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो यहीं से आता है वो। तो m का वैल्यू यहाँ से E अपॉन सी स्क्वायर हो जाता है। तो हमारा अगला टॉपिक है एक्सरेज। एक्सरेज क्या होती हैं? एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो बहुत हाई एनर्जी की होती हैं। और चूँकि इन लोग का एनर्जी हाई एनर्जी ज़्यादा का होता है तो वेवलेंथ कम होगा। क्यों? क्योंकि E इज़ इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है E के, E ज़्यादा होगा तो लैम्डा कम होगा। और न्यू क्या, एच न्यू भी होता है, तो न्यू भी फ्रीक्वेंसी भी इसका ज़्यादा होगा। तो एक्सरेज के पास एनर्जी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और वेवलेंथ कम होती है। इन लोग का वेवलेंथ जो होता है वो अप्रॉक्स 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर होता है 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में, टू 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में, इसी के लगभग इन लोग का वेवलेंथ होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होती है। तो एक्सरे को यहाँ पर एक फिलामेंट लिया गया है ऐसे, और उसको हीट किया गया है और ये पूरे को ग्लास एनवलप में ढक दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मेटल का वो लिया गया है जिस पे हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिलामेंट हीट करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन जाके कहीं ना कहीं टकराएंगे। वो कहाँ टकराएंगे? वो मेटल पे टकराएंगे। तो मेटल पे टकराएंगे तो उस मेटल को यहाँ पे बांध दिया गया है। ठीक है, तो और इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल, लगभग 50 किलो वोल्ट पोटेंशियल पे रखा जाता है। तो ये काफ़ी हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इस मेटल से टकराएंगे। तो मेटल से टकराएंगे तो कुछ हम लोग को एनर्जी यहाँ से निकलेगी, वो क्या कहते हैं? एक्सरेज। और वो क्यों होता है, प्रोड्यूस होता है? क्योंकि ये जो हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन मेटल टारगेट को हिट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा एक्सरे प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका एक्चुअल रीज़न क्या होता है, और इसमें 2 ग्राफ हैं वो भी देखने हैं हम लोग को। तो एक्चुअल रीज़न मान लीजिए कि ये जो मेटल का जो प्लेट है, ये मेटल का प्लेट, वो उसका मैं सिर्फ एक एलिमेंट ले रहा हूँ, मतलब एक एटम ले रहा हूँ उसका। तो उसके एक एटम में कैसे कैसे हो रहा होगा। ठीक है, तो ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, उसके एक एटम पे मान लीजिए ये जो 3 वाला नंबर का इलेक्ट्रॉन है वो इसके न्यूक्लियस पर डायरेक्ट टकरा गया। तो वो जैसे जैसे जाएगा, निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जाएगा ऐसे ऐसे और यहाँ पे
ये न्यूक्लियस के अंदर तो जा नहीं पाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का वो हो जाएगा, तो वहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड लगभग बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई है। स्पीड नहीं, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में आया और लगभग वो 120 डिग्री रोटेट हो गया है। तो 120 डिग्री रोटेट हुआ है तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट होगा उसका। मतलब कि अगर हम लोग 180 डिग्री रोटेट होता है तो v माइनस वी करते थे, तो v प्लस 2v हो जाता था उसका चेंज इन स्पीड डेल्टा v। अगर 180 डिग्री होता था तो 2v तो नहीं होगा, लेकिन 2v से कम होगा। मतलब जितना एंगल ज़्यादा रिफ्लेक्शन का होगा उतना ज़्यादा वेलोसिटी का चेंज होगा। तो इसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा जो 3 वाला है। 4 वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जाके इसी के इलेक्ट्रॉन्स को हिट कर दिए। तो जैसे ही, क्योंकि ये जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका एनर्जी ज़्यादा है, काफ़ी हाई पोटेंशियल में रखे गए हैं, तो ये काफ़ी स्पीड से आए होंगे। तो ये जैसे ही टकराएगा इसको नॉकआउट कर देगा। तो नॉकआउट करेगा तो भी कुछ एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा, तो उसे कहते हैं, तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो उसकी वजह से हमारे एक ग्राफ में डिसकॉन्टिन्यूटी आएगी। अभी हम लोग लैम्डा और ई का ग्राफ देखेंगे। तो वो अगर ये हिट करता है तो वो के सेल के इलेक्ट्रॉन को हटा देगा, तो वो हमारी दिक्कत करेगा। तो ग्राफ में हमारा डिसकॉन्टिन्यूटी आएगा। अगर के सेल को किया तो उसे के अल्फ़ा कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है इसका। ठीक है, बाकी सब हमारे काम के नहीं है। जो 2 और 1 वाला है ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि वो एक्सरे नहीं प्रोड्यूस करेगा। वो लो एनर्जी का कोई बीम प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो एक्सरे नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो एनर्जी, ये मान लीजिए 2 वाला क्या है कि यहाँ इसके पास से चला गया, तो पास से जाने पे कोई मतलब नहीं है हमारा, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी में चेंज कम होगा। तो जो फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे वो लो एनर्जी के होंगे। और 1 वाला दूर से जा रहा है तो वो और लो एनर्जी का होगा। तो हमारा जो 3 वाले जितने भी हैं वो सारे ही एक्सरे प्रोड्यूस करेंगे, जो न्यूक्लियस से डायरेक्ट टकराने वाले रहें, लेकिन ना उसकी वजह से रिफ्लेक्शन हो जाए तो वो ना टकरा पाए। तो हमारा 2 टाइप का ग्राफ बनता है। पहला जो होता है वो होता है कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम। ये कॉन्टिन्यूअस कब बनता है? जब उसमें के में सेल या एल सेल में ना टकराए, तब कॉन्टिन्यूअस बनता है। तो कॉन्टिन्यूअस का ग्राफ कैसा होता है? ई का एनर्जी और वेवलेंथ में ऐसा कुछ होता है। ये एनर्जी इस तरफ है और ये वेवलेंथ इस तरफ है। और यहाँ पे जो होता है उसे लैम्डा मिनिमम कहते हैं, कि मिनिमम वेवलेंथ का कितना प्रोड्यूस होगा एक्सरे, वो ये होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन अभी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे के सेल से टकराया था, तो या तो वो 1 से 2 में चला गया होगा, n=1 से 2 में, या n=1 से 3 में, तो भी कोई ना कोई फोटोन तो एमिट हुआ होगा, या सीधा बाहर ही चला गया, नॉकआउट कर दिया होगा उसको बाहर, तो भी कोई ना कोई फोटोन एमिट हुआ होगा। तो वो जहाँ जहाँ नॉकआउट किया रहेगा, जिस जिस सेल में, वहाँ वहाँ पे हमारा डिस्क्रीट एनर्जी, हाई लेवल की एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि उतने लेवल का फोटोन का एनर्जी हमें मिलेगा ना वहाँ से। तो ये हमारा ई है और इधर लैम्डा है। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ यहाँ पर तो सीधा सीधा जाएगा, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, फिर ऐसे आ जाएगा कुछ, जो मान लीजिए इसे के अल्फ़ा कहेंगे, क्योंकि ये 1 से, जो k=1 से 2 में नॉक किया होगा तो के अल्फ़ा कहेंगे, और k=1 से 3 में नॉक किया होगा तो उसे के बीटा कहेंगे। ठीक है, तो वो इसे के बीटा कहेंगे। ऐसे किया होगा, फिर आगे ऐसे बढ़ता गया होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ बनता है, ये एक्चुअल में यही ग्राफ बनता है। और सारे भी हो सकते हैं, अगर वो एल वाले को नॉक किया होगा तो एल वाले में भी यहाँ पे एक बन जाएगा, एम वाले में किया होगा तो भी एम वाले में भी यहाँ बन जाएगा। तो ऐसे से बनता जाएगा। तो हमारा जो कट ऑफ वेवलेंथ, जो ये लैम्डा मिनिमम है,
वो कितना होता है, उसको फॉर्मूला होता है लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 1240 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय वी, और ये जो होता है ये वोल्ट में होता है। ठीक है, अगर ये हम लोग नैनोमीटर में अगर वेवलेंथ नाप रहे हैं, अगर एंगस्ट्रॉम में नाप रहे हैं तो लैम्डा मिनिमम क्या हो जाएगा 12400 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे ये मत, इसकी वैल्यू नहीं, इजी लैम्डा मिनिमम की होती है V इन वोल्टेज। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग लैम्डा मिनिमम की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें एक लॉ भी होता है, उसे कहते हैं मूजले लॉ। मूजले लॉ होता है, ये हमारा लॉ यूज़ होता है, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें उसको अरेंज करने में ये मूजले लॉ का बहुत ही बड़ा हाथ है। तो हम लोग वो सब में डिटेल्स में नहीं जाते हैं, हम लोग डायरेक्ट ये देखते हैं कि लॉ क्या होता है। तो लॉ होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू, ये जो इक्वल टू होता है वो होता है A अंडर रूट जेड, सॉरी अंडर रूट नहीं होगा, जेड माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर b क्या है, a तो यहाँ पर एक कांस्टेंट है और b भी एक कांस्टेंट ही है, तो b की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। किसके केस में, के सीरीज़ के लिए। ठीक है, और b की वैल्यू जो होती है वो होती है 7.4 फॉर L सीरीज़, जो यहाँ पे के अल्फ़ा बी, के बीटा और के एल अल्फ़ा एल बीटा, उसके लिए हम लोग 2 वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें ए की वैल्यू जानने की ज़रूरत नहीं होती है। ए की वैल्यू काफ़ी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, वो होती है जैसे के अल्फ़ा हो गया तो उसके लिए 1/1 फाइनल जो 1 पोजीशन पे आएगा के अल्फ़ा में, 1 से 2 से 1 से 2 या 2 से 1 में गया होगा तो 1 2 स्क्वायर, इसको इनटू रेडबर्ग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होता है। तो हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, हम बस b और b जो के सीरीज़ और एल सीरीज़ के लिए ये याद रख लें, और जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे बदलता है स्क्वायर, ये होता है। तो ये न्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर होता है। ये मूजले लॉ है कि जो हमारा एटॉमिक मास है उसके होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, या फिर जेड माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और हमारा वेवलेंथ जो हम लोग अभी पढ़े थे हाइड्रोजन वाले स्पेक्ट्रम में कि वो कितना होता है, तो वो होता है 1/λ इज इक्वल टू, तो वहाँ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये होता है जेड माइनस बी इंटू आर 1/n फाइनल का होल स्क्वायर माइनस n इनिशियल का होल स्क्वायर, इतना होता है। मैंने आपको पीछे ये वाला लॉ पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको r 1/n फाइनल का होल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का होल स्क्वायर बताया था। तो यहाँ पर z मल्टीप्लिकेशन भी होता है फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ के लिए। मैं फिर से वो फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, फॉर H लाइक स्पीसीज़। ठीक है, 1/λ इज इक्वल टू क्या होता है, जेड आर रेडबर्ग कांस्टेंट और 1/n फाइनल का होल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना होता है। तो मैंने जो पीछे लिखा था वो z इज इक्वल टू 1 के लिए होता है, लिख दिया था, तो वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए सही था, लेकिन ये सारे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ के लिए होता है। और एक्सरे में कैसे फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, ये z की जगह हम लोग z माइनस बी रख देंगे। ये b है क्या, b जो है कांस्टेंट तो है ही, लेकिन इसे कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर सील्डिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन के कारण वो हमारा इफेक्टिव जो चार्ज है वो z नहीं रह जाएगा, वो z माइनस बी हो जाएगा, तो इसीलिए उसके कारण ये हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग z माइनस बी यूज़ करेंगे, और b क्या होगा,
B1 हो जाता है किसके लिए, K सीरीज़ के लिए, और L सीरीज़ के लिए B 7.4 हो जाता है। तो इतना हमारा एक्सरे तक हो गया। इस चैप्टर में काफ़ी फॉर्मूलेज हैं, हमें थ्योरी समझना है, लेकिन क्रैश कोर्स में मैं थ्योरी उतना समझा नहीं पाऊँगा डिटेल में, क्योंकि इसको थ्योरी समझाने के लिए बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। तो क्वेश्चंस करने के लिए तो बस फॉर्मूले आपको आने चाहिए, सारे फार्मूले से एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, और आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो उसका फार्मूले पे ही बस पुट कर दीजिए, जो आप फार्मूला लिख दीजिए, उसकी जो क्वेश्चन में दिया है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बस आपको अप्रोप्रिएट फार्मूला लगाना है उस क्वेश्चन के लिए जो पूछा गया है। तो ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है मॉडर्न फिज़िक्स, और ये कम टाइम लेने वाला है, फिज़िक्स में सबसे कम टाइम लेने वाला यही है, और काफ़ी स्कोरिंग भी यही है। तो आगे के वीडियो में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।